दोस्तों आप देख रहे हैं क्रैक पीसी विद अस और आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का रिवीजन सीरीज है। इसमें पॉलिटी को हम 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 5 डेज में या 6 डेज में हम इसको कंप्लीटली अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो जर्नी का जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की जर्नी कैसे हुई है। तो एज ए ट्रेडर आए थे 1600 AD में, फिर दीवानी राइट मिले उनको 1765 में बंगाल, ओडिशा और बिहार का। 1858 में ब्रिटिश क्राउन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर इंडिया। तो 1857 में क्या हो गया था, जो सिपाही म्यूटिनी हो गई थी, उसके बाद क्या है क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। फिर 1947 में इंडिया को क्या है इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ये एक बेसिक है। फिर 1773 टू 1858 कंपनी का रूल रहा। कंपनी में सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट ऑफ रेगुलेटिंग कंपनीज अफेयर। इससे पहले एक खुली ये कंपनी जो है अपना जो कमर्शियल और ये सब चीज़ें करती रहती थी। इसके बाद पहली बार 1773 में इसने ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि इसको रेगुलेट करते हैं। फिर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को रिकॉग्नाइज किया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे है उनको सबॉर्डिनेट बना दिया। फिर 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 जो मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो असिस्ट करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया कोलकाता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक 3 जजेस थे। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी बनाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। ये प्रोहिबिट जो इस एक्ट ने उसने प्रोहिबिट किया, जो पब्लिक सर्वेंट थे वो गिफ्ट नहीं ले सकते थे, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ब्राइब नहीं ले सकते थे। तो ये पहली बार हुआ था। इससे पहले क्या है काफ़ी करप्शन कर रहे थे, लाइक रॉबर्ट क्लाइव और वो जो इनके ऑफिशियल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड गिफ्ट लेते थे, ब्राइब लेते थे, वो सब होता था। तो नेक्स्ट है पिट्स एक्ट। ये एक अमेंडमेंट था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसमें पिट्स एक्ट में क्या हुआ, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। तो ये डिवीजन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट डिवीजन है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि एक सिमिलर डिवीजन हुआ है जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डिवीजन हुआ है 1853 में चार्टर एक्ट में डिवीजन हुआ था। वो इससे अलग है। जो पिट्स एक्ट में कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स अलग हुए हैं। फिर फर्स्ट टाइम ब्रिटिश जो इंडिया का जो पोजेशन है उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, जो कंपनी के अंडर था। फिर चार्टर एक्ट 1333 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया और उसको सिविल और मिलिट्री पावर मिल गई थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल जो थोड़ी बहुत बची थी कि वो चाइना के साथ और टी ट्रेड कर सकते थे, वो भी 1833 में वो खत्म कर दी है। और उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई थी फिर। और ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव नहीं किया था। फिर नेक्स्ट है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1853। तो 1853 में गवर्नर जनरल काउंसिल फंक्शन सेपरेटेड। तो इसमें फंक्शन जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है उसके फंक्शन सेपरेट कर दिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया। पिट्स एक्ट में सेपरेशन था पॉलिटिकल और कमर्शियल, यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव अलग हो गए, लेजिस्लेटिव अलग हो गए। लेजिस्लेटिव का मतलब है जहाँ कानून बनाने वाली प्रक्रिया होती है, एग्जीक्यूटिव होते हैं जहाँ एग्जीक्यूट करते हैं वो कानून। तो मिनी पार्लियामेंट जो है वो ICL के नाम से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा कुछ है। 6 न्यू मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नए 6 नए मेंबर जो है वो एज अ मिनी पार्लियामेंट में ऐड किए गए। सिविल सर्विसेज ओपन कर दिया अब इंडियंस के लिए भी। वो कोवेनेंट नॉन कोवेनेंट अलग अलग सिस्टम था, लेकिन एक ये हो गया कि वो सबके लिए ओपन हो गई। फिर नेक्स्ट है क्राउन रूल हो गया, एक्ट ऑफ फॉर गुड गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब हम अच्छे गुड गवर्नमेंट करेंगे, क्योंकि 1857 म्यूटनी हो गया था, उनको बड़ा सेटबैक लगा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, वो गवर्नर जनरल ऑफ अब वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया था। लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय बना था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। फिर एंड ऑफ द किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एंड हो गया। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके 15 मेंबर काउंसिल टू एडवाइज हिम। तो ये जो ब्रिटिश मिनिस्ट्री थे, कैबिनेट थी, उसका पार्ट होता था और ये इसको एडवाइज करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल थी। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इसको यहाँ भी इसको सू किया जा सकता था कि भाई अगर कुछ काम करे, गलत काम करे या कुछ ऐसा हो, तो इसको यहाँ भी और इंग्लैंड में भी दोनों जगह सूट किया जा सकता था। और फिर है कि इंडियन काउंसिल एक्ट, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे। 1861 में आया था, 1992 में आया था और 1909 में आया था। फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू हिज काउंसिल। तो 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन जो है उनको नॉमिनेट किया गया। तो ये हुआ। फिर प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रिस्टोर्ड बाय गिविंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो कहाँ हो ये हुआ था 1773 में, जो लेजिस्लेटिव पावर्स वो ले ली गई थी और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको
सुप्रीम बना दिया था, तो अब वो वापस डिसेंट्रलाइज कर दिया है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886 में, पंजाब में 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई इन स्टेट्स में। पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में कैनिंग ने स्टार्ट किया था, वो एक्ट में रिकॉग्नाइज हो गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो जो अभी हम देखते हैं कि भाई अलग अलग मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो जो बढ़ते हैं और अलग अलग मिनिस्टर बनते हैं। फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैव द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस 6 मंथ वैलिडिटी। तो ये हमारा अभी का ऑर्डिनेंस की कितनी वैलिडिटी होती है आप कमेंट में बताएंगे कि हम जो अभी हमारा प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, अगर हाउस जो है सेशन में आ गया उसके बाद कितनी वैलिडिटी होती है, तो आपने बताना है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है 1892, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज इन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, बट ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन। तो अंग्रेजों की मेजोरिटी अभी भी थी लेकिन उसके नंबर बढ़ा दिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के जो इंडियन हुआ करते। इसमें पावर टू डिस्कस बजट डिस्कस करने की पावर दे दी। फिर सीएलसी मेंबर नॉमिनेटेड रिकमेंडेड बाय पीएलसी एंड बॉम्बे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था। तो ये दो लोग हैं रिकमेंड करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर जो नॉमिनेटेड होते थे उनको कौन रिकमेंड करता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, म्यूनिसिपैलिटीज होती थी, यूनिवर्सिटीज होती थी, ट्रेड एसोसिएशन होते थे, जो कि अभी किस राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही जो प्रोसीजर है रिकमेंडेशन का या इलेक्शन का। फिर पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, तो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ हुए, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में हो गए थे। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे। मॉर्ले मिंटो एक हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और एक जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबरशिप 16 से 60 कर दी गई और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में भी इंक्रीज की बट यूनिफॉर्म नहीं थी। मेंबर कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो वहाँ बजट पे क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट पे रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे। इंडियन टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन जो है ऐड किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मेंबर एज अ लॉ मेंबर ऐड किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुई जो है रिकॉग्नाइज की गई, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। फिर हो गया हमारा नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, माउंट आगो चेम्सफोर्ड जो है इसको रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें सेपरेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंट्रल और प्रोविंशियल के लिए जो अभी हमारे काउंसिल इसमें है 7th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल में प्रोविंशियल में उसमें ट्रांसफर 2 पार्ट में कर दिया इसको कि ट्रांसफर जो है गवर्नर वर्क इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी उसके एड एंड एडवाइस में गवर्नर काम करता था इन ट्रांसफर सब्जेक्ट पे, और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर जो है उसको पावर होती थी कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जो है डिसीजन ले सकता था। तो ये डायरकी था। वैसे इसमें भी गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस में काम करता था लेकिन इसको भी वो जो है बिटो कर सकता था। तो नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और डायरेक्ट इलेक्शन हुई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1919 में। फिर क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आउट ऑफ 6 3 विल बी इंडियन एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 मेंबर क्या है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय की वो इंडियन हो सकते थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब और बढ़ा दी, सिख इंडियन क्रिश्चियंस और इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी क्या है कम्युनल जो है रिप्रेजेंटेशन मिल गई है कि इनके ही लोग इनको ही चूज कर सकते हैं उस टाइप से। वोटिंग राइट भी मिले बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे वोटिंग राइट भी मिल गए थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फ्यू पावर शिफ्टेड टू हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन। तो इस बंदे को अब एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी, उसको भी थोड़ी बहुत पावर दे दी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पहले पावर थी। फिर है प्रोविजन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में जो कि अभी यूपीएससी है वो उसके प्रोविजन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ गए थे। बजट सेपरेटेड, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट सेपरेट हो गया। स्टेटरी कमीशन सेटअप होगा भाई कि इस जो एक्ट आया है उसको देखने के लिए कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, उसके लिए स्टेटरी कमीशन जो कि साइमन कमीशन था वो सेटअप होगा भाई 10 साल बाद, वो पहले ही उन्होंने सेटअप कर दिया। साइमन कमीशन 7 मेंबर की जो कमीशन था, कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने क्या है बॉयकॉट किया। उसने रिकमेंड क्या किया था कि एबोल्यूशन ऑफ डायर की जो वो ट्रांसफर्ड और क्या है रिजर्व सब्जेक्ट है प्रोविंस में उसको अबॉलिश कर दो। फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड इन प्रिंसली स्टेट, तो इसने फेडरेशन की बात की कि एक फेडरेशन बनाओ जिसमें कि जो ब्रिटिश इंडिया है और प्लस प्रिंसली स्टेट है वो मिलके एक फेडरेशन बनाएंगे और जो है उसको फिर कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कंटिन्यू की गई। फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन द रिकमेंडेशन, तो कि भाई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिस डिस्कशन होगी इन रिकमेंडेशन पे, डिस्कशन हुई कि जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। कम्युनल अवार्ड, फिर जो कम्युनल अवार्ड दिया था वो उसको पूना पैक्ट के तहत एससी गॉट रिजर्व सीट इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो एससी को क्या हुआ कि पहले ऐसा था कि एससी को अलग से वो इलेक्टोरेट मिल गया था कि एससी लोग ही एससी लोग को चुन सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि सारे जो जितने भी हिंदू है वो वोट करेंगे, लेकिन अगर 100 सीट है उसमें से 100 सीटों में से क्या है 30 सीट क्या है एससी को रिजर्व कर दी, 30 सीटें एससी को रिजर्व कर दी। अब वोट सब करेंगे लेकिन यहाँ इन 30 सीटों पे सिर्फ एससी ही इलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा हो गया है जैसा अभी रिजर्वेशन सिस्टम है। फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
तीन लिस्ट है जो है उसको लिस्ट किया गया, जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। फिर रेजुअरी पावर जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया को दे दी गई, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, जितनी भी रेजुअरी पावर है, जो कि 3 लिस्टों में नहीं है। उसके ऊपर के जो जितने भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। एबॉलिश डायरकी की, वो डायरकी खत्म कर दी, की ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे उनको खत्म कर दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी कि भैया वो प्रोविंस अपना बजट है वो अलग से जो है मैनेज कर सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हटा दिए। पर डायरकी एट सेंटर बट नेवर इंप्लीमेंटेड, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी वही ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की तरह। फिर 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंशियल बाइकैमरल थे। फिर 11 जो प्रोविंसेस थे उसमें से 11 में से 6 बाइकैमरल थे, जो कि अभी भी कुछ बाइकैमरल ही है, जैसे कि यूपी है, कर्नाटक है, और तेलंगाना है, आंध्रा है, और जे.एंड.के था 370, और उसके स्टेट जब वो था उससे पहले, तो वो सब है। फिर है वोटिंग राइट, महाराष्ट्र भी है वोटिंग राइट 10% पॉपुलेशन को मिले। फिर आरबीआई टू कंट्रोल करेंसी, आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया। फेडरल कोड जो कि अभी अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 2 चीज़ों को मिला के बनाए, एक इंपीरियल जो इंपीरियल लोग ये था वो, और फेडरल कोर्ट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पास करता था, और एक जो लेजिस्लेटिव डेली बेसिस पे जो होती थी, लेजिस्लेशन से रिलेटेड इश्यूज होते थे उनको क्या है देखता था। तो उनको मिला के अब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है इंडिपेंडेंस के बाद। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कि भाई हमारा इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एन.वी. पालकीवाला ने क्या बोला, इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे इसको जो है बनाया गया है। अमेंडेड वंस, इसको एक बार अमेंड किया गया है कि ये अमेंड भी कर सकते हैं इसको। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए। फिर इंटेग्रिटी इंग्रीडियंट्स ऑफ प्रियम्बल, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इसमें सोवरेन है, सोवरेन इंडियन स्टेट है, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, किसी के दबाव में हम कोई काम नहीं करते हैं, तो हम फ्री है, सोवरेन है। सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को मिक्स्ड, को एग्जिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी सेक्युलर है। ऑल रीजन इन आर कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, तो ऐसा कोई स्पेशल सपोर्ट किसी रिलीजन को नहीं मिलेगा। अगर किसी को अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, कि अगर हम अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं तो हज की यात्रा भी करवा रहे हैं, और बाकी रिलीजन को भी, चाहे वो फिर सिख्स को वो पाकिस्तान वाले जो करतारपुर कॉरिडोर हो वो फैसिलिटेट करवाना हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो फैसिलिटेट गवर्नमेंट करती है, अगर कर रही है तो वो सभी रिलीजन के लिए इक्वली कर रही है। फिर डेमोक्रेटिक है हमारा, तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन, तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम करता है वो लेजिस्लेटिव के जो लेजिस्लेचर है उसके लिए उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंश्योर की जाती है। फिर रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट आर इलेक्टेड एंड नॉट द हेरिडिटरी, जैसे क्या है यूके में है कि वहाँ हेरिडिटरी है हेड ऑफ द स्टेट। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जस्टिस है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, सोशल जस्टिस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, क्लास, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जेंडर एटसेट्रा। फिर हमारा ये सोशल जस्टिस हो गया कि हमारे यहाँ में एब्सेंस है इन सब चीज़ों की, जो अगर किसी को सोशल ट्रीटमेंट एक्सेप्शनली मिल रहा है कि भाई कास्ट इसकी अच्छी है, तो या सेक्स मेल है फीमेल है, या क्लास हाई क्लास है लो क्लास है, तो सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। इकोनॉमिक जस्टिस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर पे भी कोई हम मिस ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। पॉलिटिकल जस्टिस, ऑल हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज, तो कोई भी किसी पॉलिटिकल ऑफिस पे अगर इंडियन सिटीजन है, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, और आप कोई भी ऑफिस इंडिया का आप पा सकते हैं अगर आप एक आम नागरिक, एक इंडियन सिटीजन है। और टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, तो ये लिबर्टी, सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। फिर लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, तो लिबर्टी का मतलब क्या है कि कोई किसी टाइप का रेस्ट्रेन नहीं है किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे। फिर है ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वो फंडामेंटल राइट है कि हमारे जो लिबर्टी है सोचने की, उसको एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीव्स को, अपने फेथ को, अपने किसी को भी हमने वर्शिप करना है उसको हम वर्शिप कर सकते हैं, अब उसकी हमको पूरी पूरी फ्रीडम है। फिर इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो मतलब किसी को प्रिविलेज नहीं है कि अगर वो हिंदू है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं कि वो सोसाइटी में ज़्यादा इजीली ऊपर ग्रो कर सकता है, वो कोई जो पब्लिक ऑफिस है उसको ज़्यादा इजीली मिल सकता है, तो ऐसे कोई प्रिविलेज नहीं है। फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 टू 18 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर आर्टिकल 325 नो एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, किसी को ऐसे बिना किसी रीजन के इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, अगर वो 18 ईयर्स की एज से ऊपर है तो उसको, और इंडियन सिटीजन है तो उसको इंक्लूड करना ही है।
उसके भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 99% ऐसा है कि उसको इंक्लूड करना होता है। आर्टिकल 326 वोटिंग अडल्ट सफरेज, वही कि 18 ईयर से ऊपर जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको क्या है वोटिंग राइट है। आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो आप मेल है फीमेल है, अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल ही जो है पे मिलेगा। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप एक जो है सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्रिएट की जा सके। फिर आर्टिकल 51A है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एम्ब्रेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप साइकोलॉजिकली जो एज अ नेशन एक होता है उसको भी एम्ब्रेस करें, और जो एक टेरिटोरियल जो हमारे डायमेंशन है उसको भी क्या है आप माने, उसको भी आप आउट ऑफ द वे जाके आप कोई अलग से ऐसा जैसे खालिस्तान की बात होती है वो सब नहीं डिमांड नहीं कर सकते हैं हम, और एक जो हमारी टेरिटोरियल डायमेंशंस है उसको क्या है हम रिस्पेक्ट करें। फिर डेट ऑफ अडॉप्शन कब हुई हमारी, जो है वो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, उस दिन साइन किए गए सभी जितने भी मेंबर थे 287, 292 में से 287 आई थिंक प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या है साइन किए थे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज है। फिलोसफी की बात करता है, इंडियन जो फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल वैल्यूज क्या है हमारी इंडियन सोसाइटी की उसकी बात करता है। विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन है। फिर के मुंशी ने कहा कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और सर अर्नेस्ट बार्कर ने बोला कि ये की नोट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कि उसको अलग अलग केसेस के थ्रू इसको जस्टिफाई किया गया कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल की नहीं है। तो बेरुवारी यूनियन केस में क्या कहा 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बोला कि नहीं है पार्ट। फिर सज्जन सिंह केस 1965 ऐसी हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, तो उसमें फिर जो है प्रियम्बल भी आ गया। फिर गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब गेव द जजमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड नॉट हैव द पावर टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनऑल्टरेबल। तो ये गोलकनाथ में और बोला है कि प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, ना ही अमेंड कर सकते हैं, ना ही कर्टेल कर सकते हैं, और प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहली बार ये बोला गया है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। फिर केशवानंद भारती केस है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर है इज अनअल्टरेबल है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है अनऑल्टरेबल है। और LIC ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया केस जो है प्रियम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ द जो है प्रियम्बल की, केशवानंद भारती केस में क्या क्या कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड अमेंडेबल है, बेसिक फीचर कांट बी अमेंडेड, तो उसके बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते कि आप कल को कोई वर्ड हटा दें कि डेमोक्रेटिक हटा दें, रिपब्लिक हटा दें, या फिर सोशल जो है सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, वो वर्ड अगर आप हटा दें तो वो नहीं कर सकते। जो पार्ट बेसिक फीचर का पार्ट है वो अनऑल्टरेबल है, लेकिन आप उसको अमेंड कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जो हमारा फीचर है कि फेडरल कैरेक्टर है कंट्री का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो सब है। 42nd अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो है प्रियम्बल अमेंड किया गया, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी को क्या है ऐड किया गया। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये पंडित नेहरू ने कहा था 1938 में कि ऐसा हम कॉन्स्टिट्यूशन, हम फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम किसी भी इंटरफेरेंसेस के जो है वो बनना चाहिए, और जो बंदे इलेक्टेड होंगे वो अडल्ट बेस्ड फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होने चाहिए। हालांकि वो इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने नॉमिनेट किए हुए थे, बट स्टिल दे रिप्रेजेंट इंडियंस जो है जो पीपल है उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें मेकिंग में देखते हैं ऑगस्ट ऑफर आया 1940 में, फिर उसके बाद क्या है 1942 में क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। 42 में सर स्टेफर्ड क्रिस्प जो है क्रिस्प मिशन आया, क्रिस्प प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। फिर कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बेसिस पे ही फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में फॉर्म हुई। टोटल स्ट्रेंथ 389 थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 थे, गवर्नर प्रोविंसेस 11 थे जिसमें 292 सीट्स थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 थे, सीट अलोकेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, एक सीट पर मिलियन के लिए 10 लाख लोगों के लिए एक सीट थी। सीट अलोकेशन इन 3 कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, जनरल में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन वो सब आ जाते थे। फिर ईच रिप्रेजेंटेटिव वाज इलेक्टेड बाय देयर कम्युनिटी, तो जो उनकी कम्युनिटी है वो उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती थी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। फिर प्रिंसली स्टेट जो है नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, तो जो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन होना था वो प्रिंसली स्टेट के हेड जो है हेड ऑफ स्टेट ने उसने नॉमिनेट करना था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, तो वो लाइक नॉमिनेटेड भी थे इलेक्टेड भी थे ऐसा कुछ था। फिर फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9 1946 में हुई, दिसंबर 9 1946 में हुई, 211 मेंबर ने अटेंड की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए, फ्रेंच प्रैक्टिस हुई कि सबसे ओल्ड जो बंदा है उसको क्या है प्रेसिडेंट बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और VP जो वाइस प्रेसिडेंट है वो HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया 13 दिसंबर 1946, जो कि मूव किया किसने, पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने।
सोलमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। तो ब्रिटिश टेरिटरी इंडियन टेरिटरी हो गई अब। पावर एंड अथॉरिटी टू गवर्न सोवरेन इंडिया डिराइव फ्रॉम द पीपल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से डिराइव करता है, वो पीपल से, लोगों से डिराइव करता है। गारंटी एंड सिक्योर्ड, गारंटीड एंड सिक्योर्ड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये उनको यहाँ गारंटीड सिक्योर की जाएगी कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये सब चीज़ें क्या है उनको सिक्योर गारंटी दी जाएगी इस चीज़ की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगी कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलेगी सबको, लॉ के सामने सबको इक्वली देखा जाएगा। फिर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। तो इन चीज़ों की क्या है, फ्रीडम होगी कि कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी आप एक्शन कर सकते हैं, वोकेशन, वर्शिप, फेथ, बिलीफ ये सब करते हैं। सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल बैकवर्ड्स। तो जो ट्राइबल है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। फिर मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो वो आर्टिकल 51 में है, हमारे इंडिया के डीपीएसपी का पार्ट है। फिर रेजोल्यूशन यूनिमसली अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 1947 में। तो जो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, मूव किया था 13 दिसंबर को 1946 में, उसको जनवरी 22 1947 में उसको यूनानिमसली अडॉप्ट कर दिया। चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या क्या चेंजेस किए, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान जो कि जून 3 1947 में मूव किया गया था। ऑल प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली। उसके बाद क्या है, सारे प्रिंसली स्टेट ने अब असेंबली में अपनी सीट जो है ले ली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज मेड फुल्ली सोवरेन विच कुड अमेंड एंड एब्रोगेट ब्रिटिश लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूंटी असेंबली जो थी उसको सोवरेन बनाएगा कि बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो खुद कोई भी चेंज कर सकती है, कि वो किसी लॉ को जो ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने बनाया है उसको एब्रोगेट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, और इवन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी चेंज कर सकती है। तो असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली असाइन 2 फंक्शन, 2 फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो मेक कॉन्स्टिट्यूशन चेयर्ड बाय, जब एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट करती जहां कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे। एनेक्ट ऑर्डिनरी लॉ फॉर फ्री इंडिया, क्योंकि वो साथ साथ में सरकार, देश आज़ाद हो गया तो सरकार भी चला रहे थे, तो उसमें फ्री इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉ पास करते थे। तो उसमें जीवी मावलंकर जो है जो स्पीकर की सीट पे बैठते थे या एज अ प्रेसिडेंट बैठते थे। फिर जो है टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, वही हमारी 389 थी उसकी पूरे इंडिया के लिए, और उसमें पाकिस्तान वाला पार्ट था। आफ्टर पार्टीशन 299 रह गई, बोथ ब्रिटिश प्रोविंसेस ओरिजिनली 296, और फिर जो आफ्टर पार्टीशन 229 रह गई इंडिया वाले पोर्शन के लिए जो ब्रिटिश का पोजेशन थी। प्रिंसली स्टेट 93 थी, आफ्टर पार्टीशन इंडिया के लिए 70 रह गई। ठीक है। फिर अदर फंक्शन ऑफ द फंक्शंस बाय असेंबली, इंडियाज मेंबर टू कॉमनवेल्थ में 1949, तो वो मेंबरशिप कंफर्म की कॉमनवेल्थ में 1949 में। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया है, वो भी असेंबली ने ही किया। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को किया। नेशनल सॉन्ग वो भी 24 जनवरी 1950 को किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को, उसको भी इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950 को भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टेड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो जब तक इलेक्शन कंक्लूड नहीं हुए तो 1951-52 तक, तब तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एज अ पार्लियामेंट ही फंक्शन की। फिर कमेटी जो थी यूनियन पावर कमेटी, वो पंडित नेहरू के अंडर थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी पंडित नेहरू के अंडर थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के अंडर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया उन्होंने, क्या यूनिफाई किया इंडिया को, सारे प्रिंसली स्टेट को, 563 प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या यूनिफाई करके इंडिया बनाया। तो उसके हेड थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो भी है। एडवाइजरी कमीशन ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके भी क्या थे, सरदार पटेल हेड थे। फिर सब कमेटीज थी, फंडामेंटल राइट पे जेपी कृपलानी हेड थे, माइनॉरिटीज पे एचसी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया पे गोपीनाथ बोरदोलोई थे, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एवी ठक्कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसके जो है कोई मेंबर नहीं था। फिर ए ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप ऑन अगस्त 29 1947। तो अगस्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, वो कब सेटअप की गई, अगस्त 29 1947 में। फाइनल ड्राफ्ट कब लाया गया, नवंबर 4 1948 में। उसमें 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, 2473 डिस्कस भी हुए, और ऑन नवंबर 26 1949 फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। आउट ऑफ 299 मेंबर ओनली 284 वर प्रेजेंट एंड साइन। तो अभी इतना, उस टाइम इतना डेलिब्रेशन होता था कि 7000 अमेंडमेंट मूव हुए, उसमें से 2473 अमेंडमेंट पे बात भी हुई। तो अब सोचो आजकल तो क्या है कि वो जो है लॉ लेके आते हैं, एक्ट लेके आते हैं, और उसको बिल लेके आते हैं, उसको इतना जल्दी जल्दी में पास करते हैं, चाहे प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो, कोई अमेंडमेंट मूव करे, कोई कमेटी के पास नहीं जाएगा, और ऑल ऑफ सडन वो पास हो जाएगा, और वो बिल एक्ट भी बन जाता है, और वो काम भी करने लगता है। तो वो ये आजकल जो ये इतनी हड़बड़ी मची होती है, वो उस टाइम जो है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती थी तो उन लोगों ने मेहनत करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको प्रॉपर डिस्कस करके, किसी ने कोई अमेंडमेंट प्रपोज किया है तो उसको भी डिस्कस किया, तो वो सब चीज़ें है। फिर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एनफोर्समेंट जो कौन कौन से जो है एक्ट या आर्टिकल जो है वो
एनफोर्स हुए हैं। तो आर्टिकल 5 to 9 सिटीजनशिप, आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 324 इलेक्शन, आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स विच आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 367 इंटरप्रिटेशन ऑफ मिसलेनियस प्रोविजंस, आर्टिकल 379 until first meeting of the elected parliament constituent assembly shall remain as the legislative body। तो ये याद रखना है, ये आर्टिकल 379 का क्या काम था कि तब तक जब तक पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट की पहली मीटिंग नहीं हो जाती तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करेगी। फिर आर्टिकल 388 फिलिंग वैकेंसीज इन प्रोविजनल पार्लियामेंट, आर्टिकल 391 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू अमेंड शेड्यूल 1 एंड 4th इन सर्टन कॉन्टीजेंसीज। तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को जो है प्रेसिडेंट हमारा उस टाइम पे क्या है अमेंड कर सकता है। तो ये जो है जो 1950 से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होली अडॉप्ट किया गया वो उससे पहले ही ये वाले प्रोविजन जो है वो लागू हो गए थे। आर्टिकल 392 प्रेसिडेंट पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज इन ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है ट्रांजिशन मूव करने की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर थी टू इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर थी आर्टिकल 392 में। आर्टिकल 393 नॉमिनिक्लेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबव प्रोविजन केम इन फोर्स नवंबर 26 1949। तो ये 26 नवंबर 1949 को ही ये प्रोविजन क्या है जो है फोर्स में आ गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रोविजन 26 नवंबर 1949 में आ गए थे और कौन से 26 जनवरी 1950 तक के बाद जो है अडॉप्ट किए गए। तो बाकी 1950 को तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 के बाद कहलाते हैं। फिर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल डॉक्यूमेंट है, ज्योग्राफिकल वास्टनेस है हमारी कंट्री की, हिमालयाज है, डेजर्ट है, प्लेन है, प्लेटो है, कोस्टल एरिया है और क्या है वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी 1935 भी इलोबरेट जो है वो एक्ट था, तो उसके बेसिस पे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे प्रोविजन उससे ही लिए गए। फिर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री। फिर मोस्ट लीगल माइंड्स इन द असेंबली, उसमें लीगल माइंड्स थे तो वो वकीलों वाला जो है डिटेल जो है वो आई गया है उसमें। फिर वेरियस सोर्सेज से बोरो किया गया है, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है पढ़े गए देखे गए। ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है कि भाई अगर 5-7 कैंडिडेट एक सीट पे है तो अगर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है चाहे एक ही वोट है उस सेकंड नंबर वाले से तो वो जीत जाएगा। जो पहला बंदा वो बाकी बंदों को पास करता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटिश से लिए। फिर द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का आइडिया जो है कि भाई लॉ का रूल होगा और किसी का रूल नहीं होगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, कानून के तहत ही हर चीज़ होगी हमारे देश में, तो वो का ब्रिटिश से लिया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर का इंस्टीट्यूशन है हमारे पास कि स्पीकर है जो भी है वो क्या है गार्डियन है हमारे लोकसभा का, तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर कहाँ से लिया, ब्रिटिश से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर की कैसे लॉ बनाते हैं हम, जो हमारा प्रोसीजर है कि बिल इंट्रोड्यूस किया फिर उसको फर्स्ट रीड किया, वो जो भी प्रोसीजर है वो ब्रिटिश से हमने अडॉप्ट किया है। फिर आयरिश से क्या किया है, आयरिश से डीपीएसपी, इन्होंने भी कहाँ से किसी और से स्पेन से जो है वो अडॉप्ट किया था, तो डीपीएसपी जो है हमारा वो आयरिश है। यूएसए से बिल ऑफ राइट जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारे आर्टिकल 13 में है, और आर्टिकल 13 में है कि भाई कोई भी ऐसा जो एक्ट है, लॉ है, अमेंडमेंट है, जो भी कुछ ऐसे कोई या कोई पॉलिसी है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है, इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंडर। तो जुडिशियल रिव्यू है, डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू कहीं लिखा नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इनडायरेक्टली वो चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ये यूएसए से लिया गया है 3 चीज़ें। फ्रेंच से क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उससे ही ये 3 चीज़ें निकल के आई थी। फिर कैनेडियन से कोजाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी सेंटर की जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया है, वो कैनेडियन आइडिया है। आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर टू सेंटर की सेंटर के पास रेजिडुअल पावर हो, जो कि 3 लिस्ट में नहीं है, जो हमारी स्टेट, सेंटर और यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर कोई चीज़ उसमें इन तीनों में नहीं है लिस्टेड तो वो रेजिडुअल पावर वो सेंटर के पास है। फिर जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिए कि अगर इमरजेंसी होगी तो एज अ यूनिफॉर्म वो हमारा देश जो है वो काम करेगा। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है बहुत पावरफुल हो जाती है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया स्ट्रक्चरल पार्ट। फिर फिलोसफिकल पार्ट फंडामेंटल राइट डीपीएसपी अमेरिकन और आयरिश से लिया गया है, और पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने ब्रिटिश से लिया है। फिर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशल प्रोविजन टू अमेंड सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 कि भाई 2/3 जो है मेजोरिटी चाहिए होती है, और इन कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जहाँ की स्टेट, हाफ ऑफ स्टेट का जो है अथॉरिटी, वो अथोराइजेशन चाहिए होता है कि अच्छा अप्रूवल चाहिए होता है, तो एक हार्ड जो रिजिड भी है तो शो रिजिडिटी। ऑर्डिनरी लॉज कैन पास बाय सिंपल मेजोरिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है। कुछ ऐसे प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन के जो इजीली वो उसको अमेंड कर सकते हैं।
फिर है फेडरल एंड यूनिटरी। तो फेडरल फीचर्स क्या है, टू गवर्नमेंट है कि हमारा स्टेट और सेंटर है, डिवीजन ऑफ पावर है तो वही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो भी क्या है, फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सुप्रीम है, ना कि कोई पार्लियामेंट या कोई और सुप्रीम है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर जो हम जुडिशियरी ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इजीली अमेंड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, बाइकैमरलिज्म है तो अपर हाउस लोअर हाउस है। फिर यूनिटरी फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर के पास जो काफ़ी पावर्स है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि यूएस की तरह डुअल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनको इजीली अमेंड भी किया जा सकता है, जो कि टाइम की नीड है कि आज 1950 के लॉज, आज कुछ ऐसे लॉज होंगे जो नहीं अप्लाई करेंगे तो वो उनको आज चेंज करना ही पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, एक काइंड ऑफ जो है फेडरल फीचर्स के अगेंस्ट है कि लोग गवर्नर को अपॉइंट नहीं करते हैं, चुनते नहीं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, तो काइंड ऑफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है वो काम करने वाला बंदा है। और आजकल वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ भी गई है कि जो है गवर्नर आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो ऑब्लिगेशन है उससे बाहर आके वो चीज़ें इंटरफेयर करता है स्टेट के मैटर्स में। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो भी यूनिटरी प्रोविजन है, जो क्योंकि वो सेंटर जो है उस बंदे को जो है उसको नियुक्त करती है या फिर उसको एग्ज़ाम करवाएगी, फिर उसको अपने जॉब पे रखेगी और फिर वो सेंटर के लिए, स्टेट के लिए काम करेगा, लेकिन उसको चुनेगा कौन, जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी। फिर इमरजेंसी प्रोविजन है, उस टाइम भी यूनिटरी फॉर्म, गवर्नमेंट एक जो है यूनिटरी उसमें आ जाती है, सारी पावर सेंटर के पास आती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ने क्या बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। केसी वियरे बोलते हैं कोजाई फेडरलिज्म है, मॉरिस जॉनसन बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है कि स्टेट बार्गेन करता है फेडरलिज्म से। ग्रेनवाइल ऑस्टिन क्या बोलता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काफ़ी जो है इसको यूज़ किया है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। फिर इवोर जेनिंग्स है फेडरेशन एंड सेंट्रलाइजिंग विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो इवोर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, फेडरेशन है लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। फिर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, बेस्ड ऑन पावर ऑफ सेपरेशन, तो प्रेसिडेंशियल में क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, जो मिनिस्टर है उनका कोई लेना देना नहीं है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं है एग्जीक्यूटिव से, तो वो है। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वही लेजिस्लेचर हम चुनते हैं, फिर वो वहाँ से क्या है एग्जीक्यूटिव चुनते हैं, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। फिर है कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कि नॉमिनल है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है और रियल एग्जीक्यूटिव है जो इलेक्टेड बंदा है। फिर मेजोरिटी रूल, पार्टी रूल, तो क्या है मेजोरिटी जो पार्टी आएगी वो रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव है, जितने भी मिनिस्टर है, वो क्या है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको क्या है क्वेश्चन आवर्स होता है और अलग अलग तरीके हैं लेजिस्लेचर के पास टू, जो कि किनको एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रख सकता है। और दूसरा ये कि अगर वो मेजोरिटी नहीं है लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव की पार्टी की, अगर वो नहीं है तो सारे जो एग्जीक्यूटिव है उनको क्या है रिजाइन करना पड़ता है। फिर पीएम एंड सीएम, ये दोनों अलग अलग जो है सिस्टम है कि जो पीएम के लिए सिस्टम है वो सेम सीएम के लिए भी है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, तो लोअर हाउस जो है डिसॉल्व होता है, जो और जो अपर हाउस है वो कंटिन्यू, जो हाउस है उसमें कंटिन्यूसली लोग इलेक्ट होते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, 1/3 लोग हर 2 साल में वो सेम होता रहता है उसमें। फिर है इंडियन पार्लियामेंट इजंट सोवरेन बॉडी, जैसे कि हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरेन है कि उस पे किसी का कोई जोर नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता कुछ करने से, वो अपने उसमें किसी की पाबंदी नहीं है। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन की वो है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकती इंडियन पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, पे पार्लियामेंट सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इंडियन स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नैरोअर देन यूएस, तो यूएस में तो काफ़ी वाइड है स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21, तो जो कि मतलब प्रोसीजर जो लॉ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। नहीं तो ड्यू प्रोसेस लॉ क्या है कि वो अलग चीज़ है, उसमें प्रोसेस को देखा जाता है कि अगर वो लॉ भी अगर नहीं प्रोसेस में नहीं फॉलो कर रहा है, नेचुरल जस्टिस जो है उसको नहीं कर रहा है, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है। सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट है। फिर एज एससी कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो पार्लियामेंट फिर से अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है फिर से चीज़ें और वो इलेक्ट उसको क्या है बना सकती है, एक्ट पास कर सकती है। फिर है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट है, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, फिक्स्ड सर्विसेज कंडीशन है, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन जज कंडक्ट, तो जज के कंडक्ट पे नहीं डिस्कस कर सकते
हाँ, अगर वो इम्पीचमेंट मोशन उसके जज के लिए जो लाया गया है पार्लियामेंट में तो ही, अदरवाइज जज के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिर फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से 18 है, फिर राइट टू फ्रीडम की 19 से 22 है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर 25 से 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो आर्टिकल 32। हेबस कॉर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु डिटेन अनदर पर्सन। मान लो किसी पुलिस अथॉरिटी ने किसी बंदे को डिटेन किया हुआ है, तो कोर्ट उस जो पुलिस अथॉरिटी को बोल सकती है कि भाई उस बंदे को हमारे सामने प्रेजेंट करो, इशूड अगेंस्ट पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी, और प्राइवेट भी किसी बंदे ने अगर किसी को क्या है किडनैप किया मतलब डिटेन किया हुआ है। फिर है मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड इशूड बाय कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम हर टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही शी फेल टू परफॉर्म, इशूड टू पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट, नॉट इशू टू प्राइवेट। तो ये प्राइवेट को नहीं इशू किया जाता है, ये आपने देखना है कि ये चीज़ प्राइवेट को इशू नहीं की जाती है, मैंडेमस प्राइवेट को इशू नहीं होता है। रूल दैट डिडंट हैव स्टेटरी बैकिंग, और ऐसा कोई रूल है, मान लो सिर्फ रूल है बनाया हुआ या कन्वेंशन है, उस पर कोई स्टेटरी बैकिंग नहीं है, कोई लॉ उसको बैक नहीं कर रहा है, तो उस पर भी मैंडेमस क्या है अप्लाई नहीं होता है। फिर प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन क्या है? टू फॉरबिड इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो ये प्रोहिबिशन ये ध्यान रखना है सिर्फ कोर्ट के लिए अप्लाई है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुडिक्शन इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। तो कोर्ट अगर लोअर कोर्ट है कि वो अपनी जो जुडिक्शन एक्सीड कर रहा है तो उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ जुडिशियल बॉडीज या क्वाज़ी जुडिशियल जैसे ट्राइब्यूनल है उनके अगेंस्ट किया जाता है। सर्च्योरारी क्या है? टू बी